हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपके साथ अंजलि बिजलाट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने एसिड और बेस की सारी टर्मिनोलॉजी को समझ लिया था। उसके बाद में हमने क्या देखा कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और बेस की क्या होती है। फिर उसके बाद में हमने उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करी। तो हमने उस टाइम पे सब प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, जिसमें हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने की, डिटेल्स में समझने की कोशिश करी। तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, हमने एसिड को एक बार क्या है, सबसे पहले मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, फिर हमें क्या मिल रहा था वो रिजल्ट देखा हमने। फिर उसके बाद हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमने एसिड को रिएक्शन करवाई, हमें उसके बाद क्या रिजल्ट मिल रहा था हमने वो देखा ना। उसके बाद में हमने देखा कि मेटल की, हमने एसिड की रिएक्शन किससे कराई, मेटल ऑक्साइड के साथ कराई, है ना। फिर हमने रिजल्ट देखा। उसके अलावा हमने मेटल एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको हम बोल देते हैं कह रहे थे। यानी कि जब हमें वाटर और सॉल्ट मिल रहा था तो उसको हमने बोल दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज हम बात करेंगे बेस के ऊपर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, जिसमें हमें सेम वैसे ही होगा, बस हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा कुछ चेंजेस आएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। सॉरी, मैंने ऊपर लिखना भूल दिया है, आप यहाँ पर लिख दोगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं यहाँ पर नहीं, इसके बाद में होगा, ठीक है। तो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस को पढ़ने से पहले दो ये पॉइंट पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, तो हम अभी बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम MgO के बारे में समझ लेंगे, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता कैसे है, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन यानी कि उसको हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमारा क्या बनता है, MgO बन जाता है। तो MgO जिसे हम बोल रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड हो जाता है ये, क्योंकि Mg तो मैग्नीशियम तो हमारा मेटल हो गया और जिसके साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको बोल देते हैं हम ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा है, ये क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं द एंटासिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO। यानी कि जब हम MgO की बात करते हैं तो MgO हमारा जब बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, द एंटासिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO, which is used to remove indigestion caused by too much hydrochloric acid in the stomach is metal hydroxide called magnesium hydroxide, which means कि जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको क्या बोलते हैं, हम उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। अब बात आ रही है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका बेसिकली यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम करते हैं एंटासिड के लिए। तो अगर आपको पूछेंगे, आपको क्वेश्चन आएगा कि एंटासिड के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब एंटासिड यानी कि एंटासिड, जब हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए मतलब किसी चीज़ को कम करने के लिए हम एंटी यूज़ करते हैं, एंटीजन्स। जैसे हमारे अंदर हमारे एंटीजन होते हैं, वायरस को क्या करते हैं, ख़त्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सेम वैसे है, जब हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एसिड की जो बहुत सारी मात्रा हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अधिकता हो जाती है, तो वहाँ पर हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारा एसिड हो जाएगा तो एसिड को कम करने के लिए एंटासिड, तो कम करने के लिए हम एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या कह रहा है ये, कॉज टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, यानी कि जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अधिकता हो जाती है तो हम उस एसिड को कम करने के लिए एक एंटासिड यूज़ करते हैं, जो होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने, स्टोरेज ऑफ एसिड। स्टोरेज ऑफ एसिड, आप किसी भी चीज़ की, खाने पीने की चीज़ें, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आप यूज़ करते हो, उनका आप एक न एक जगह स्टोर करते हो। जैसे आपकी अगर बुक भी है तो आप उसको यहाँ वहाँ कहीं नहीं डालते, उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर स्थान होता है, पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर अपने आप बुक्स रखते हो। सेम एज इट इज़ खाने की चीज़ें हैं, आपका दूध है, कोई
खाने पीने की वस्तुएं हैं तो उसको आप क्या है फ्रीज में करते हो। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, आपका चावल की अलग जगह है, आटे को रखने की आपकी अलग जगह है। इस तरीके से आपकी हर एक चीज़ को, खाने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन चीज़ों को रखने की आपकी हर एक जगह स्पेस अलग होता है, एक जगह होती है। सेम एज इट इज़ वैसे हम एसिड की बात करते हैं। अब अगर एसिड के ऊपर बात आती है तो आप बोलोगे कि एसिड को हम कहाँ रखा जाए। सोचो, अगर एसिड को रखने की बात आती है यानी कि स्टोर, हम उसको स्टोर कहाँ करते हैं। पुराने ज़माने में आपने देखा हो कि जो अनाज है ना, अनाज को हमें स्टोर करके रखा जाता था। जब कभी विपत्ति आती है तो उसका यूज़ किया जाता है। सेम स्टोर की बात आ रही है हमारे एसिड की। तो उसको स्टोर कैसे किया जाए, उसको ऐसा किस तरीके से स्टोर किया जाए कि वो सुरक्षित रहे। अगर हम किसी धान को, किसी अनाज को स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दवाइयाँ डालते हैं, कोई नीम के पत्ते डालते हैं। सेम यहीं पर बात आ रही है हमारी स्टोरेज ऑफ एसिड। अब एसिड को क्या हम स्टील के बर्तन में रख सकते हैं या मेटल के किसी डब्बे में पैक करके रख दो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम स्टोर करेंगे एसिड को कांच यानी कि ग्लास बॉटल में, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, क्यों करेंगे ये बात भी हम डिटेल्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, एसिड आर करोसिव इन नेचर। हमारे एसिड करोसिव नेचर यानी कि नेचर में करोसिव होते हैं, एकदम से किसी के साथ जो रिएक्ट कर लेते हैं उनको हम बोल देते हैं करोसिव। दे रिएक्ट विथ मेटल एंड करोड देम, यानी कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर हम मेटल की बात करें, एसिड अगर मेटल से मिल जाता है तो मेटल को भी ख़त्म कर देता है, यानी कि उसमें वो पिघल जाएगा, गल जाएगा। तो इसीलिए यानी कि ये हाईली रिएक्टिव होंगे और ये क्या है, मेटल के साथ अगर मिल जाते हैं तो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और कोरोड यानी कि उसको समाप्त कर देंगे। दैट्स वाई एसिड आर नॉट स्टोर इन मेटल कंटेनर। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हम एसिड को किसी मेटल के बर्तन में रखेंगे या मेटल कंटेनर में रखने की सोच रहे हो तो ये गलत बात हो जाती है। यहाँ पर हम बोल देते हैं दैट्स वाई एसिड आर नॉट स्टोर इन मेटल कंटेनर, यानी कि अब ये बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि मेटल के जो बर्तन होते हैं, कंटेनर होते हैं, मेटल कोई सी भी धातु है, वो धातुएं हाईली रिएक्टिव होती हैं और वो एसिड के साथ क्या है, रिएक्ट कर जाती है। और अगर एसिड उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो उस मेटल को समाप्त कर देगी, ख़त्म कर देगी, कोरोड कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी एसिड को मेटल के बर्तन में नहीं रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम किसी एसिड को मेटल के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों स्टोर नहीं करते हैं, तो आपका जवाब ये होगा क्योंकि एसिड आर करोसिव इन नेचर, दे कैन रिएक्ट विद मेटल एंड कोरोड देम, दैट्स व्हाई एसिड आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मिनरल एसिड्स cause serves burn on the skin, attack and eat up the materials like cloths, wood, metal, structure and stonework। अब मैं अपने टाइम की बात करूँ तो जब हमारा एमएससी में केमिस्ट्री का था हमारा, तो उस टाइम पे जब हमारे प्रैक्टिकल चल रहे थे तो प्रैक्टिकल में हमें बनाना था क्रोम एलम। क्रोम एलम में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया था। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैं शायद से जैसे जैसे कर रही होंगी इस तरीके से क्या हो गया, मेरे को खुद ध्यान नहीं रहा, मेरे हाथ में लगा, मेरे हाथ में थोड़ा सा तो जलन होने लगी। उसके बाद मैंने हाथ को रगड़ दिया टी शर्ट से और घर आते आते वो टी शर्ट पूरी जल चुकी थी। घर पे पता चला, घर आके ही ध्यान आया, ऐसे तो कुछ पता नहीं लगा, ना आग लग रही, वो छलनी हो चुका था। तो इस बात से आप समझ पा रहे हो कि द मिनरल एसिड कॉज सर्व्स बर्न ऑन स्किन, यानी कि अगर हम क्या है, हमारे जो मिनरल एसिड है वो बर्न करते हैं किसको, स्किन को। एंड अटैक यानी कि अटैक, वो एकदम से अगर उसका आप थोड़ा सा भी आप पे टच हो जाते हो तो बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी स्किन को लॉस हो सकता है। इसके अलावा ईट एंड मटेरियल्स लाइक क्लॉथ्स, इसके अलावा ये कपड़ों को जो मैंने आपको बात बताई खा जाते हैं। ईट का मतलब खा जाते हैं। खाने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे एकदम से जलना, तो जैसे कोई चीज़ आग लग गई तो वो एकदम से हो जाती है, लेकिन इसमें जैसे मैंने हाथ रगड़ा वो धीरे धीरे एकदम से मेरे को पता नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे उसके साथ कपड़े के साथ रिएक्ट करा उसने और क्रिएट कर गया और एकदम से मैंने बाद में देखा तो वो छलनी हो चुका था। दैट्स वाई कि वो कपड़े को क्या है, जला देते हैं, खा देते हैं। इसके अलावा वुड, अगर हम बोले कि लकड़ी के किसी बॉक्स को बना के उसमें हम एसिड को रखें तो वो लकड़ी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और लकड़ी को भी खा जाएगा, यानी कि ख़त्म कर देगा। इसके अलावा मेटल स्ट्रक्चर, मेटल से बने हुए कोई भी बॉक्सेज हैं या कंटेनर है उसमें हम एसिड को रखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी ये नहीं रह पाएगा। इसके अलावा स्टोन वर्क, यानी कि इन सब चीज़ों में ये सबको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, खा लेता है। तो ये बात आप समझ पा रहे हो कि जो हमारे एसिड होते हैं वो स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे कपड़े, लकड़ी, मेटल, जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको ये नुकसान पहुंचाते हैं।
अब क्या बचा है, ऐसी कौन सी चीज़ बची है कि हम उसको उसमें एसिड को रखें। अब बचता है एक कांच यानी कि ग्लास। तो अब हम जो एसिड की बात करेंगे, एसिड को रखेंगे हम ग्लास में। आपने देखा होगा, आपने वाइन शॉप में बॉटल्स देखी होगी, वाइन शॉप की बॉटल्स मतलब शराब वगैरह की दुकान, बात नहीं है बोलने की, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे जो शराब की बॉटल्स में, वाइन शॉप में जितनी भी ये बॉटल होती है वो किस चीज़ में होता है, कांच की बॉटल में इसको स्टोर करा जाता है। क्यों ये बॉटल में, क्योंकि ये प्लास्टिक में क्यों नहीं इसे स्टोर किया गया, है ना। इसको इसीलिए प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर नहीं करते क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट में एसिड मिला होता है ना, अल्कोहल मिले होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इसको एक सेफ जोन में यानी कि कांच की बॉटल में रखा जाता है। सेम अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एसिड है उनको कहाँ पे, यही सब कारण है कि दो जो मैंने पॉइंट पढ़ाए, ये दो कारण है कि इसी वजह से हम इन जगह पे इनको नहीं रखते हैं, एसिड को स्टोर नहीं करते हैं, इनको स्टोर करते हैं। सो ग्लास बॉटल आर आइडियल, यानी कि ये आदर्श हो जाती है हमारी ग्लास बॉटल एसिड को रखने के लिए। आइडियल मतलब आदर्श, एक अच्छा, ठीक है। फॉर स्टोरिंग एसिड, यानी कि एसिड को स्टोर करने के लिए हमारी ग्लास बॉटल इंपॉर्टेंट हो जाती है, आइडियल हो जाती है। ऑर्डिनरी ग्लास इज लार्जली इनर्ट, यानी कि ऑर्डिनरी ग्लास जो होते हैं हमारे इनर्ट, यानी कि इसको बोल देते हैं हम स्टेबल, ठीक है। स्टेबल यानी कि जो स्थिर है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम बोल रहे थे कि एसिड को हम मेटल कंटेनर के साथ रख रहे हैं, तो मतलब मेटल एसिड तो है ही हाईली रिएक्टिव, लेकिन मेटल भी ऐसा सेंसिटिव है कि वो एकदम से उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने आप लॉस हो जाता है। पर हम बात कर रहे हैं ग्लास की, तो ये इनर्ट है, स्टेबल है, इस पे एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए हम एसिड को कांच की बोतल में यानी कि ग्लास बॉटल्स में स्टोर करते हैं। अच्छा, इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, साफ साफ लिखा है कि ये हमारे एसिड के साथ, ग्लास बॉटल है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए हम इसको ग्लास बॉटल्स में स्टोर करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो हमने क्या समझा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और स्टोरेज ऑफ एसिड, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसको नोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के ऊपर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस के ऊपर। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस में, जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में देखा था, उसमें क्या हो रहा था, सबसे पहले हमने क्या करा था, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल टू गिव, हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई थी, है ना। तो यहाँ पर भी हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे हमारे बेस की, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो हम इसको पढ़ लेंगे, बाय द रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल ऑफ करस्पॉन्डिंग टू मेटल एंड डाई हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, यानी कि जब हम किसी बेस की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो हमारा क्या है, डाई हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलेगी और हमारे पास क्या मिलता है, डाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है, हम ले लेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम यहाँ पे लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल ले लेंगे हम जिंक, यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी, तो हमारे पास बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये हो जाता है हमारा बेस, आप लिख दोगे इसके नीचे बेस, प्लस ये हो गया हमारा मेटल, फिर ये बन गया हमारा, ये बन जाता है हमारा सॉल्ट, प्लस ये हमारी गैस निकल गई हाइड्रोजन। तो हमने क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हमने मेटल के साथ कराई तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा सॉल्ट क्या है, सोडियम जिंकेट बन गया हमारा, हम इस पे लिख देंगे सोडियम जिंकेट। अच्छा, तो हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि किसी बेस की रिएक्शन हमने किसी मेटल के साथ कराई तो हमें क्या मिला, सोडियम जिंकेट प्लस गैस है हमारी हाइड्रोजन। वो पहले ही कह रहा है कि हमें हाइड्रोजन यानी कि डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हमारा सिंगल आ जाता है, लेकिन जब हमारा H+H हो गया तो ये हो गया हमारा डाई हाइड्रोजन। तो हमने जब बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराई तो हमें मिला सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर कोई मेटल आप और भी ले सकते हो, सपोज आपने यहाँ पे मेटल लिया एल्यूमिनियम, तो इस Zn की जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आप अलग अलग मेटल के साथ हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी हमारा बेस है उसकी रिएक्शन करवा सकते हो। तो ये आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज़ की, विच इज़
बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने प्रीवियस में जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ रहे थे वहाँ पर भी पढ़ा कि जब हमारे एसिड बेस से, वहाँ पर क्या हो रहा था, एसिड की रिएक्शन बेस से हो रही थी और हमें क्या मिल रहा था, सॉल्ट और वाटर हमें प्रोड्यूस हो रहा था, वहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था सॉल्ट और वाटर। तो उस रिएक्शन को हमने बोल दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोल देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी एसिड यानी कि क्षार और अम्ल की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है नमक और पानी, उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जब बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि वहाँ पर बोल रहे थे हम एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर बेस के फॉर्म में बात हो रही है, हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बेस को ही लेंगे। तो बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जब हम बेस की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। अब हम बेस लेंगे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये H2SO4 हमारा हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया हमारा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा बनेगा Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4। अच्छा, अब बचा हमारा 2H2O, यही बनेगा ना, बैलेंस देख लो, हाँ यही बनेगा क्योंकि ये 2 है, 2H2 हो गए, O भी 2 हो गए, क्योंकि ये जो 2 होता है ना हमारा, ये हमारा कोफिशिएंट नंबर होता है। तो ये 2 एक बार Na के साथ होगा यानी कि 2 होंगे Na के, तो यहाँ पर हमने 2 देख लिए। इसके अलावा ऑक्सीजन के 2 होंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो गए क्योंकि यहाँ भी हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ये इससे भी होगा तो हाइड्रोजन के 2 दिखने चाहिए, हाइड्रोजन के 2, हाँ हाइड्रोजन के 2 क्यों 4 होंगे, बिकॉज 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर है और ये 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, यानी कि हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस है। तो हमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जोड़ेंगे, यानी कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस हो जाता है, प्लस एसिड ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर ये बना हमारा सॉल्ट Na2SO4, ठीक है, और इसके अलावा हमारा पानी बन गया हमारा ये वाटर, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है जब हम किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, या किसी एसिड के बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप इसको लिख लोगे, ये इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख लोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी, आप ये मत सोच लेना कि यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है तो ये न्यूट्रलाइजेशन है, नहीं। न्यूट्रलाइजेशन वही होगी जब हम एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन कराएंगे, तब हमें नमक यानी कि सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने बात करी बेसिस रिएक्ट विद मेटल। हाँ, एक और बात, एसिड में हम क्या कर रहे थे, जब हम एसिड की फॉर्म में बात कर रहे थे इस वाली रिएक्शन में, तो हमने वहाँ पे क्या करा था, बेस की रिएक्शन क्या करवाई थी मेटल ऑक्साइड के साथ, यानी कि बेसिस रिएक्ट विद एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। लेकिन बेस की फॉर्म में बात करें तो बेस की फॉर्म में हमारा क्या होता है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो अब नॉन मेटल लेंगे हम यहाँ पे और हम ले लेंगे एक बेस ले लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि CO2, ये हमारा हो जाता है नॉन मेटल। ना ये नॉन मेटल है और ना ही ये मेटल, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि कार्बन हमारा नॉन मेटल हो गया और ऑक्सीजन के साथ है तो नॉन मेटल ऑक्साइड। फिर ये हमारे बना देते हैं CaCO3 प्लस H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड CO2, ठीक है। इसने बना दिया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट,
कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, जो ये वाला फॉर्म होता है CO3, इसको बोल देते हैं हम कार्बोनेट। और कार्बोनेट के साथ अगर HO लगा हुआ तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम कार्बोनेट, और अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बना हमारा कैल्शियम Na3। अच्छा, ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और मिला हमें वाटर। ठीक है, यानी कि जब हम किसी बेस की रिएक्शन किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है मिल्की कलर का होता है, यानी कि दूधिया रंग का होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट। और ये वाली जो रिएक्शन है हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, है ना, जो हम बोल रहे थे व्हाइट वॉश वाला भी था उसमें एग्जाम्पल। तो जब हम किसी बेस की रिएक्शन किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने रिएक्शन कराई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल के साथ, हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की कलर का होता है, और वाटर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी समझ में आएगा। तो एक बार हम दोबारा से रिवीजन करके समझ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में हम सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। सिंपल है कि हम बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल लिया और एल्यूमिनियम ले लिया हमने मेटल, तो हमें मिला, अगर हमने यहाँ पे सोडियम लिया है, अगर हम यहाँ पे जिंक ले लें तो Zn यहाँ पे सोडियम जिंकेट होगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारी हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसके अलावा बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम बोल रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एग्जाम्पल लिया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई। जो हमने एसिड लिया सल्फ्यूरिक एसिड, बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाई तो इसमें क्या हो गया, हमें जो सॉल्ट मिला Na2SO4 मिला, और इसके अलावा डाईहाइड्रोजन हमें H2O मतलब 2H2O जिसको हम बोल रहे थे वाटर मिल गया। इसको हमने बोल दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद में हमने बात करी बेसिस के ऊपर, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब बेस हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो फॉर्म होता है वाटर और सॉल्ट। हमने ले लिया जो बेस लिया सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमने लिया नॉन मेटल कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारी रिएक्शन हुई तो हमारी रिएक्शन में हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल गया। इसके अलावा हाइड्रोजन हमारा H2O यानी कि वाटर हमें देखने को मिला। तो ये हो जाती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कंप्लीट। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।